लोहिया शिक्षण संस्था द्वारा संचलित रामेश्वरदास जमनादास लोहिया माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामदेव बाबा अध्यापक विद्यालय, जमुना देवी लोहिया प्राथमिक शाळा व लोहिया कॉन्व्हेंट अँड प्रायमरी इंग्लिश स्कूल सोंदड यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या द्वारे माननीय जगदीश लोहिया संस्थापक संस्थाध्यक्ष लोहिया शिक्षण संस्था सोंदड यांच्या वाढदिवस दिनांक 19 सप्टेंबर 2022 ला साजरा करण्यात आला। या निमित्त सप्त खंजेरी वादक राष्ट्रीय समाज प्रबोधनकार सत्यपाल महाराज यांच्या कीर्तनाचे आयोजन रामेश्वरदास जमनादास लोहिया माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या प्रांगणात करण्यात आले। सोंदड व परिसरातील हजारोंच्या संख्येने श्रोतेगण उपस्थित होते। सत्यपाल महाराजांनी आपल्या वाणीद्वारे व वेगवेगळ्या कला कौशल्यांद्वारे समाजातील विविध समस्यांवर मनोरंजनात्मक पद्धतीने प्रकाश टाकला। कीर्तनादरम्यान महाराजांनी अनेक श्रोत्यांची आपल्या मधुर वाणीद्वारे वेगवेगळ्या कला कौशल्याद्वारे समाजातील विविध समस्यांवर मनोरंजनात्मक रोग बक्षीस ज्ञानात्मक पुस्तके यांचे गरजूंना वाटप केले। वाढदिवस व कीर्तन कार्यक्रमात प्रामुख्याने माननीय जगदीश लोहिया संस्थापक व संस्थाध्यक्ष माननीय प्रभुदयाल लोहिया, माननीय सुरेश कुमार लोहिया, मुख्याध्यापक मधुसूदन अग्रवाल व सामाजिक कार्यकर्ते डीजी रंगारी इतर मान्यवर उपस्थित। जे व्यक्तिमत्व साकार झालेलं आणि त्यांचा आज वाढदिवस ही त्यांच्यामध्ये असणारी जिद्द, महत्वाकांक्षा, एक स्वतःमध्ये असणारा आत्मविश्वास आणि या सगळ्या गुणांवर आधारित त्यांनी एक स्वतःचं असं ठाम असं व्यक्तिमत्व साकार केलं। आज त्यांच्या वाढदिवशी माझ्याकडून भरपूर त्यांना शुभेच्छा। एकंदरीत याआधीच सातकर सर आणि शिंदे सर यांनी त्यांनी आपल्या जीवनामध्ये वाटचाल करताना कशा प्रकारे येणारे प्रसंग सुखाचे असोत की दुःखाचे असोत प्रत्येक प्रसंगावर मात केलेली आहे आणि प्रत्येक अडचणीतून मार्ग काढण्याचाच प्रयत्न केला आणि त्याच्यात यशस्वी सुद्धा झालेले आहे। आणि हे एक आपल्याला ईश्वरी दैवी शक्ती आपल्याला आहे प्रदान झालेली आहे, तिचा आशीर्वाद आपल्यावर आहे असंच मला म्हणावंसं वाटते। आणि म्हणून एकंदरीत मी या आजच्या प्रसंगी आदरणीय भैयाजी यांना शुभेच्छा देते। प्रत्येक वाढदिवसागणी तुमच्या यशाचे आभार, प्रत्येक वाढदिवसागणी तुमच्या यशाचे आभार अधिकाधिक विस्तारित होत जावो। तुमच्या समृद्धीचा सागराला किनारा नसावा, तुमच्या समृद्धीच्या सागराला किनारा नसावा, तुमच्या आनंदाची फुले सदैव भरलेली असावी। आपले पुढील आयुष्य सुख समृद्धी आरोग्यदायी संपन्न होत अशीच एक सदिच्छा, एक नवा गंध, नवा आनंद असा प्रत्येक क्षण नव्या सुखांनी वैभवांनी आपल्या जीवनात यावं अशी मी परत आपल्याला शुभेच्छा देते। एक सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आता 3-4 दिवसाच्या आधी माझी प्रकृती जेव्हा बरी नव्हती, सर्वात जास्त आणि प्रत्येक दिवसानंतर आदरणीय भैयाजींनी मला फोन केले, मला आणि माझ्या मिस्टरला, की मॅडम आपको कैसा लग रहा है, कैसी तबीयत है आपकी। जेव्हा मी हॉस्पिटलला होते तर माझ्या मिस्टरला त्यांनी फोन केला आणि सांगितलं की मॅडम को यहाँ लेकर जाओ, वहाँ लेकर जाओ, अच्छी ट्रीटमेंट दो उनको। म्हणजे त्यावेळी मला असं वाटलं की त्यांना किती जिव्हाळा आहे की प्रत्येक दिवशी त्यांचे फोन यायचे की मॅडम तब्येत कशी आहे मग तुमची। त्यावेळी मला वाटलं की खरोखरच म्हणजे एक शिक्षकाप्रती असणारी आपुलकी आणि जिव्हाळा त्यांच्यामध्ये किती आहे, किती वारंवार आपल्याला फोनद्वारे सांगत आहे। आणि एकंदरीत मलाही मग त्यावेळी वाटलं की बापरे आपल्याला कितीदा भैयाजी फोन करत आहेत। मी सरांना पण म्हटलं की सर माझ्या मिस्टरलाही म्हटलं की तुम्ही पण भैयाजींना सांगा की आता प्रकृती बरी आहे म्हणून। तर एक जिव्हाळा आणि आत्मीयता त्यांच्यामध्ये आहे आणि तो मला त्याची प्रचिती आली मला यामध्ये। तर एकंदरीत मला म्हणावं असं वाटते की एकंदरीत आपलं जीवन चांगलं जावं, व्यवस्थित जावं आणि प्रत्येक येणाऱ्या अडचणींवर आपण मात करा। हर राह आसान हो, हर राह पे खुशियाँ हो, हर दिन खूबसूरत हो, ऐसा ही सुख शांति समाधान से भरा आपका जीवन हो भैया जी। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। आप इतने बड़े हैं, अब हम आपको क्या शुभेच्छा दें। छोटा मुँह बड़ी बात हो जाती है, लेकिन मौका है तो
बस यही कहूँगी कि हमारा जीवन खट्टी मीठी यादों से भरा हुआ है। ऐसा तो कोई भी नहीं है जिसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं आते। तो अब तक जो सभी की लाइफ में आता रहते हैं, हम सभी की लाइफ में, तो आपके साथ भी जो हुआ वो अब ना हो और आगे हमारा जो जीवन बचा हुआ है वो खुशियों से भरा हो। आप व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ईश्वर आपको आरोग्य, संपन्नता, पारिवारिक सुख, सामाजिक सुख और प्रसिद्धि प्रदान करे। यही मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। एक बार फिर आपको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभुदयालजी लोहिया यांनी जिल्हा परिषद सदस्याची निवडणूक लढवली आणि ते सुद्धा जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून निवडून आले। हाच लोककल्याणाचा वसा आदरणीय भैयाजी यांनी हाच लोककल्याणाचा वसा घेऊन राजकारणामध्ये पाऊल ठेवला आणि पहिल्याच प्रयत्नात 1984 मध्ये निवडून आले आणि 1984 ते 1990 या काळामध्ये सोंदळमध्ये अभूतपूर्व असा सरपंच पदाचा कार्यकाल त्यांचा राहिला। तसेच लोहिया कुटुंबाचा राजकारणाचा वसा श्री सपनेजी लोहिया यांनी पुढे चालू ठेवला। त्यांनी सुद्धा उपसरपंच म्हणून कार्यकाल इथे आपला उत्तम असा कार्यकाल या गावासाठी त्यांच्या कार्यातून गावाला त्याची जाणीव झाली आणि त्यानंतर सध्याच्या ग्रामपंचायत सदस्यत्व म्हणून सचिनजी लोहिया हे कार्य करीत आहेत। लोहिया परिवार उद्योगाच्या क्षेत्रातून गावाचा विकास करत आहे। एवढेच नाही तर माननीय सुरेश कुमारजी लोहिया हे सुद्धा रामदेव बाबा स्मारक समिती नागपूरच्या कार्यकारिणी मंडळामध्ये सदस्य आहेत आणि समितीच्या या कार्यकारिणीमध्ये देखील आहेत। आदरणीय भैयाजींचं व्यक्तिमत्व असं आहे की गावाचा विकास कसा होईल याविषयी त्यांना दैनंदिन चिंता लागलेली असते आणि म्हणूनच त्यांनी गावाचा विकास कशामधून होईल तर हा गाव शेतकऱ्यांचा आहे आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या अग्रक्रमाने जर सोडवल्या तर गावाचा विकास होईल आणि म्हणून त्यांनी वेस्टवेअरचं बांधकाम केलं आणि हे बांधकाम करत असताना शासनाच्या निधीने न वाट पाहता लोहिया कुटुंबाच्या आर्थिक मदतीने वेस्टवेअरचं बांधकाम केलं आणि त्यानंतर लोकांच्या सिंचनाची वाढ व्हावी, लोकांच्या सिंचनाच्या क्षेत्रामध्ये वाढ व्हावी यासाठी वेस्टवेअरची उंची देखील आदरणीय भैयाजींच्या नेतृत्वात वाढवण्यात आली। खरोखरच शेतकऱ्यांच्या विषयी एवढी कणव आणि संपूर्ण जीवन शेतकऱ्यासाठी वेचणारे भैयाजी एकमेव अद्वितीय असतील। यानंतर लोकांच्या सिंचनाचं क्षेत्र वाढवलं हे अधिक कसं वाढवता येईल त्यावेळी चारपदरी महामार्गाचं काम सुरू असताना आदरणीय भैयाजी यांनी परशुरामजी मामा, रामचंद्रजी भेंडारकर तसेच इतरांच्या सोबतीने माननीय राजेंद्रजी जैन यांची भेट घेतली आणि जर तळ्यातून जाणाऱ्या पुलाची उंची 1 मीटरने जर वाढवली तर सिंचनाचे क्षेत्र वाढेल आणि म्हणून त्यांनी शिष्टमंडळासह भेट घेतली आणि आदरणीय भैयाजींचा स्वभावच आहे की जे कार्य हाती घेईल ते तडीच नेईल आणि चक्क त्या महामार्गाच्या पुलाची उंची 1 मीटरने वाढली आणि इथल्या गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या सिंचनाच्या क्षेत्रात वाढून गावाच्या आर्थिक सुबत्तेत वाढ झाली। दरम्यानच्या काळात भैयाजी सरपंच असताना आपण पाहतो, मी ऐकलेलं आहे की सौंदळमध्ये पाण्याचा जलसाठा तर वाढला पण शेतकऱ्यांना रात्रीला जाऊन कंदील घेऊन आपल्या शेतामध्ये पाणी कसं येईल यासाठी प्रयत्न करावे लागत होते। भैयाजींनी अडचण ओळखली, लोकांमध्ये भांडण तंटे होऊ नये, या समस्या शांततेच्या मार्गाने कशा सोडवता येईल याचा विचार केला आणि आदर्श अशी पाणी वाटप समिती सौंदळमध्ये उभी राहिली आणि या पाणी वाटप समितीच्या माध्यमाने 2 कर्मचाऱ्याची ग्रामपंचायतने नियुक्ती केली। शेतकऱ्यांकडून अगदी अल्प असा दान घेतलं, अल्प असा कर आकारला आणि त्या माध्यमातून पाणी वाटप 2 कर्मचारी करू लागले आणि लोकांची मारामारी किंवा रात्रभर जागणे या समस्या सुटल्या। आणि हे सगळं कशामुळे होऊ शकते तर एखाद्या दिवशी आपल्या मनामध्ये कळवळा असेल, भैयाजींच्या मनात शेतकऱ्यांविषयी आस्था आहे, प्रेम आहे, कळवळ आहे आणि यातूनच शेतकऱ्यांसाठी कार्य करण्याची ऊर्जा भैयाजींना मिळत असते। भैयाजी, मला असं म्हणावं वाटतंय की ज्या व्यक्तीच्या
व्यक्तीच्या पोटात आणि ओठात एकच असते, ज्या व्यक्तीच्या पोटात आणि ओठात एकच असते अशीच व्यक्ती बिनधास्त असू शकते. ज्या व्यक्तीच्या पोटात आणि ओठात एकच असते अशी व्यक्ती बिनधास्त असू शकते. आदरणीय भैयाजी, आपण असेच आहात. तुम्ही मनात आहे ते सांगून मोकळे होण्याच्या स्वभावामुळे अनेकदा अडचणीत देखील आपण आले आहात. तरी पण आपण राजकीय सोय म्हणून वरचा रंग बदलवण्याचा खेळ कधीही केला नाही. आणि म्हणून भैयाजी मला म्हणावंसं वाटते, काही माणसे स्वभावाने वेगळी दिसतात, काही माणसे स्वभावाने वेगळी दिसतात, मात्र ती फार सच्ची आणि प्रामाणिक असतात. काही माणसे स्वभावाने वेगळी दिसतात, मात्र ती फार सच्ची आणि प्रामाणिक असतात. अशा माणसापैकी एक म्हणजे भैयाजी आपण आहात. मनामध्ये तुमच्याविषयी असणारा आदर आणि जिव्हाळा हा या स्वभावामुळे अधिक अतूट होतो. मग आज जे सत्यपाल महाराज राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचा विचार घेऊन संपूर्ण महाराष्ट्रभर फिरतात, त्या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या पावन स्पर्शाने पवित्र झालेल्या सौंदड येथील व्यायाम मंदिराचा जीर्णोद्धार आदरणीय भैयाजी सरपंच असताना त्यांनी केला आणि नवीन इमारतीचं बांधकाम केलं, जे आजतागायत सुस्थितीमध्ये आहे. म्हणजे एखादी काम करायचं असेल तर ते कशा प्रकारे करायचं आणि कशा प्रकारे पूर्णत्वास न्यायचं याची सीख आपल्याला यातून मिळते. मग गरजू शेतकरी असेल त्यांच्यासाठी सिंचन विहिरीचा पुरवठा असेल किंवा बेघर झोपड्यांचा वाटप असेल, आणि एवढंच नव्हे तर लोहिया कुटुंबाचं एक जनसामान्यांसाठी काहीतरी करायच्या भावनेतून लोहिया परिवारांच्या मार्फत आदरणीय भैयाजी यांच्या काळामध्ये 5 विहिरी धर्मार्थ बांधून लोकांना पिण्याच्या पाण्याची सोय व्हावं म्हणून 5 विहिरी धर्मार्थ बांधून गावाला दान दिल्या. एवढेच नव्हे तर शिक्षणाप्रती आदरणीय भैयाजींचा कळवळा सर्वश्रुतच आहे. मग सरपंच असताना भैयाजींना काय करावं, ते गावातील जे विद्यार्थी आहेत मग ते कोणत्या का शाळेचे असे ना, त्यांना पिण्याचं ताजं पाणी उपलब्ध व्हावं. मग भैयाजींनी काय करावं तर ग्रामपंचायतच्या मदतीने दोन्ही जिल्हा परिषद शाळांना ताज्या पाण्याचं कनेक्शन दिलं आणि स्वखर्चाने आमच्या विद्यालयाला पिण्याचं डायरेक्ट कनेक्शन दिलं, ज्याचा असा फायदा झाला की विद्यार्थ्यांना ताजं पाणी उपलब्ध होऊ लागलं आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यामध्ये यामुळे भर पडली. म्हणून भैयाजी मला असं म्हणावंसं वाटतंय, भैयाजी आप सेवा और विकास की राजनीति में विश्वास करने वाले हैं. भैयाजी आप सेवा और विकास की राजनीति में विश्वास करने वाले हैं, स्वार्थ और सत्ता की राजनीति में नहीं. आपका वो स्वभाव ही नहीं कि आप स्वार्थ और सत्ता की राजनीति करें. माननीय भैयाजी जेव्हा सरपंच होते त्यावेळेस नागपूर येथे सरपंच संमेलन भरलेलं होतं आणि भंडारा जिल्ह्याचं नेतृत्व आदरणीय भैयाजी आणि देवरीचे सरपंच कन्हैयालालजी सौ यांनी केलं. आणि मग या सरपंच संमेलनात तत्कालीन मंत्री श्रीकांत जिचकारजी होते आणि आदरणीय भैयाजींनी 2 मुद्दे लावून धरले. पहिला मुद्दा होता, जेव्हा ग्रामीण भागातला सरपंच जेव्हा नागपूरला जातो उपराजधानीच्या ठिकाणी, तर त्या ठिकाणी त्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावं लागतं, राहण्याची व्यवस्था नसते. म्हणून भैयाजींनी तिथे प्रथम मागणी केली की ग्रामीण भागातून येणाऱ्या सरपंच त्याला राहण्याची सोय उपलब्ध व्हावी म्हणून नागपूरला सरपंच भवन असावं. आणि दुसरी भैयाजींची मागणी होती की ज्याप्रमाणे शिक्षक आमदार असतो त्याप्रमाणे सरपंच आमदार देखील असावा, परंतु सरपंच आमदारी मागणी पूर्ण करता येण्याजोगी नव्हती. म्हणून श्रीकांत जिचकर यांनी सांगितलं की ही मागणी सध्या तरी पूर्ण होऊ शकत नाही, पण आदरणीय भैयाजींनी केलेली सरपंच भवनाची मागणी तात्काळ मान्य झाली आणि आजही नागपूरच्या आकाशवाणी चौकामध्ये सरपंच भवनाची इमारत डौलाने उभी आहे. आदरणीय भैयाजी, गावातील लोकांच्या समस्या सोडवता याव्यात, गावातील लोकांना आपले हक्क काय आहेत, आपल्याविषयी योजना काय आहेत याची माहिती व्हावी यासाठी ग्रामसभा आयोजित केल्या जाते. पण आपण दिवसा पाहतो की लोकांचा अत्यल्प प्रतिसाद असतो. लोक आपल्या कामामुळे दिवसा येतच नाही. कदाचित संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ही पहिली घटना असेल की सौंदडमध्ये रात्रीला ग्रामसभा झाली आणि तीही यशस्वी झाली आणि हे फक्त भैयाजी आपल्यामुळे होऊ शकलं. माननीय भैयाजी, मला आपल्यातला जर सगळ्यात जास्त आवडणारा गुण असेल, प्रामाणिकपणे सांगतो भैयाजी, मला कधीच आपण संस्थापक वाटला नाही. माझ्या हातून चुका झाल्यात त्याची
याची मला भीती वाटतात, पण झालेल्या चुका आपल्याला सांगण्याची कधीच भीती वाटली नाही. मला आपल्याला सगळ्यात चांगला गुण आवडतो की भैयाजींच्या एक स्थायी भाव आहे. त्यांना जात धर्म पंथ कशाशीच देणं घेणं नसतं. त्यांना माणसातला माणूस पाहिजे असतो, त्यांना माणसातला माणूस पाहिजे असतो. तुम्ही चालले अखंड चालायचे म्हणून भैयाजी, तुम्ही चालाले अखंड चालायचे म्हणून धुंदीत या गतीच्या सारेच जात धर्म पंथ प्यारे डरतात वादळांना जे दास त्या ध्रुवाचे हे सीड तोडके की अनुकूल वारे मगरूर प्रार्थनाच्या तुम्ही फाडला नकाशा विजले तिथेच सारे हे मागचे इशारे चुकली दिशा तरीही आकाश एक आहे हे जाणतो तयाला वाटेल तेच नारे वाटेल तेच नारे. आणि हे लोककल्याणाचे कार्य करत असताना अनेकदा आपल्याला यातना सहन कराव्या लागल्या. चुका नसतानाही उपेक्षा वाटायला आली. आपल्याच माणसाकडून त्रास झाला तरी आपण भगवान शंकरजी आपल्याला माहित आहे समुद्र मंथनातून निघालेले अनेक रत्न घेऊन अनेक देवदेवता राक्षस जात होते, परंतु ज्यावेळेस विष निघालं त्यावेळेस हे विष कोणी पचवायचं हा यक्ष प्रश्न उभा राहिला. कारण ते विष संपूर्ण विश्वाचा नाश करू शकलं असतं आणि त्यावेळेस भगवान शंकरजी पुढे आले आणि म्हणाले हे विष मी प्राशन करतो आणि ते नीलकंठ झाले. भैयाजी खरंच आपण असे आहात. आपण जीवनामध्ये जे दुःख आले या सगळ्यांचं विष पचवून सगळ्यांच्या जीवनामध्ये आनंद पेरण्याचं कार्य केलं. आपण आनंद यात्री आहात, आपण आनंद पेरणारे आहात. म्हणून मनाला जसे वाटते भैयाजी तुमचा स्वकर्तृत्वावर जो विश्वास आहे आणि हा तुमच्यावर जो विश्वास आहे स्वकर्तृत्वावर, यामुळेच आपल्याला नवीन नवीन कार्य करण्याची ऊर्जा मिळते. अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य बनाना या भैयाजी का उद्देश आहे. आणि यातूनच सौंदर्यमध्ये एक भव्य असा विद्यालय उभं राहिलं, D.Ed कॉलेज उभं राहिलं, प्राथमिक शाळा उभी राहिली, अतिशय चांगलं शिक्षण देणारं कॉन्व्हेंटचं शिक्षण उभं राहिलं. स्वर्गीय जमनादासजी लोहिया यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ ऑगस्ट 1984 मध्ये रामेश्वरदास जमनादास लोहिया विद्यालयाची आधारशिला स्वर्गीय आणि याला आधारशिला रोवण्यात आली आणि याला संरक्षण रामेश्वरदासजी लोहिया, स्वर्गीय रामेश्वरदासजी लोहिया व स्वर्गीय जमुनादेवी लोहिया यांनी दिलं. विद्यालय अनुदानावर नव्हतं तेव्हा सुद्धा भैयाजींनी गावखेड्यातील विद्यार्थ्यांना आदर्श सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. माझ्या गावातील विद्यार्थी शिकला पाहिजेत, माझ्या गावातील विद्यार्थ्यांना आपल्या पायावर उभं राहता आलं पाहिजे, त्यांचं भविष्य घडलं पाहिजे, यासाठी सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. आणि 35 विद्यार्थ्यावर सुरू झालेल्या विद्यालयामध्ये आज हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. पिछले साल से पहली बार मेरा दूसरा जन्मदिन मनाया जा रहा है. हकीकत बता रहा हूँ कि इसके पहले मेरे परिवार के लोग जन्मदिन के लिए बोलते थे तो मैं मना करता था कि मैं उस लायक नहीं हूँ. स्पष्ट बोलने में कोई हरकत क्यों कि मैं जिस परिवार में पैदा हुआ विशेष करके बता देना चाहता हूँ कि मेरी माँ बहुत उपासक, मेरे पिताजी भी बहुत तपस्वी. मेरे माता पिता की कल्पना इस बात से आप कर सकते हैं कि इतने बड़े परिवार को 6 भाई 6 बेटे 2 बेटी, सबकी शादी, पोते की शादी, नाती की शादी, इतना बड़ा परिवार करीब करीब 40 परिवार 40 लोगों का परिवार एक छत के नीचे छोड़ के गए. गोंदिया भंडारा जिले में गिनती के ऐसे परिवार होंगे 2-4, उसमें से हमारा परिवार एक है. तो ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ, ऐसे माता पिता मेरे बने, उनके यहाँ मैं जन्म लिया उनके पेट से, ये मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ. मेरा बचपना इतना गलत गया, मैं बच्चों को बताता हूँ. तो 4th क्लास में मैंने सिगरेट पीना सीखा. 7वीं क्लास में मैंने एक ही साथ 10,000 का सट्टा लगा कर लखपति बनना है और भजन दादी बटोले बैठे उनको गोलियां भेजा था. लखपति बनना, कैसे लखपति बनने मालूम नहीं. इस पर से कल्पना करो कि कैसी संगत होगी. और मेरे भी जो डिस्ट्रिक्ट जज बने, मैं आज संस्थापक बना, उसने जाहिर रूप से बताया तो वैशाली ने कि हम 30 और 35% वाले लोग हैं. हम एजुकेशन लेते थे, 30 और 35% के ऊपर नहीं बढ़ते थे क्योंकि वैसा माहौल नहीं था. और उसका कारण जब यहाँ वायकर गुरुजी थे तो एजुकेशन में दम था. वायकर गुरुजी राजनीति के शिकार में यहाँ से हट गए
और कराड़े साहब आए, उनके नेतृत्व में हमारी स्कूल चली तो हम एक में को खींचते थे, मारते थे, ठोकते थे। उनका कोई नियंत्रण नहीं। आज भी कराड़े साहब नहीं है, बहुत अच्छे थे, अच्छा प्रचलन से उसका दबाव नहीं था। नेतृत्व के ऊपर में स्कूल रहती है। उसके बाद में जब मैं हाई स्कूल में पढ़ा तो घोड़ीचोर सर थे। घोड़ीचोर सर ने मेरी सिगरेट निकालते थे, मैं आज से नहीं पीऊंगा सर, और खुद पी जाते थे। दूसरी बार निकाले, सिगरेट मिले, फिर मेरे को बोलते थे बोला सर अब से नहीं पीऊंगा, छोड़ दो। तीसरी बार मेरे को ऑफिस में बुलाया कि जगदीश मेरे को मालूम है कि अगर से मैं तेरे घर में कंप्लेंट बताता हूँ तो तेरे को मारेंगे, ठोकेंगे, क्योंकि मेरे भाई लोग बैठे मेरे को दुरुस्त करने के लिए। उनकी कितनी अच्छी बुद्धिमत्ता थी, कितना प्रशिक्षण से, कितने प्यार से मेरे को समझाते थे। एक जनावर को भी नहीं मारते, भी उतने मेरे को ठोके और इतने मार खाए मैं थे। फुटबॉल जैसे उड़ाया मेरे को, हकीकत है। उनकी भी कोई गलती नहीं, परिस्थिति वैसी थी, सोच वैसी थी, वैसा कुछ नहीं है, कुछ गलत उद्देश्य से भी नहीं मारे मेरे को। लेकिन एक समझाने का तरीका घोड़चौर का बता रहा हूँ, इसलिए वो बातें सामने आई। क्या बोला जगदीश मेरे उम्र में आना तब सिगरेट पीना, ये मर्दों का काम है, बोले सिगरेट पीना। उनका समझाने का डर, अभी तू सिगरेट पी रहा है, जब मेरे उम्र में आएगा तो खेखेख करेगा बोले। उनका बताने का परिणाम मैंने सिगरेट छोड़ दी। समझाने का फर्क, कहने का मतलब हमारा बचपना ऐसा गया। और मैं अब बताता हूँ जो भी कुछ आपके सामने बोलना सीखा हूँ। एमएड चिकरोटे सर एमएड है, किन सब्जेक्ट में एमए है, अग्रवाल सर एमए बीएड वाले मेरे नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो मैं बताता हूँ, लिखित रूप से लिखा हो कि मैंने जो दुनिया के कोई भी पाठशाला में जो सीखने नहीं मिलता वो वेदना और वेदना के पाठशाला में मिलता है। मेरे जिंदगी में वेदना और वेदना की पाठशाला में मैंने बहुत कुछ सीखा, और सीखा ही नहीं तो मैं जाहिर रूप से बोलता हूँ कि एजुकेशन क्षेत्र में 30 और 35 साल से मैं काम करता हूँ, तो इसमें मैंने पीएचडी इन ऑफिसरी पीएचडी प्राप्त कर ली। बोलता कि नहीं बोलता, मैं इन ऑफिसरी पीएचडी प्राप्त कर लिया, ये मैं जाहिर रूप से कहता हूँ, क्योंकि अधिकृत रूप से मैं डिग्री हासिल नहीं कर सका। 10वीं बड़े मुश्किल से पास हुआ नकल करके, अब दूसरी ओर जाता हूँ मैं। मेरे सामने जिला परिषद के हेडमास्टर रहते थे, मैं नाम उजागर नहीं करता, उन्होंने जबरदस्ती में एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो मेरे को बोले फार्म भर। मैंने फार्म भरा, मराठी में एक टीचर की ड्यूटी लगाया, पास हो गया। तो मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि नकल से पास नहीं होना, अपने को ईमानदारी से मेहनत करके पास होना। और 30-35 साल से मैंने राजकारण में सरपंच के रूप में भी गलती से लोगों ने पहली बार मेरे को चुन के दिए। 5 साल का कार्यकाल था, मेरा 5.25 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था। फिर उस कारण से कुछ वासुदेव बाबू को मैंने स्वतंत्र रूप के यादगार के चुनाव में मदद नहीं किया, तो उसके बाद में मेरी उन्होंने पट से खेले, उन्होंने मेरे को सब निकाल दिए। मेरे को गरज नहीं बनाया, उन्होंने निकाले उन्होंने। लेकिन फिर से मेरी बनने की इच्छा थी। जनादेश लेने के लिए मैं जनता के दौर में गया, घर घर आया, मुझे जनादेश नहीं मिला, लेकिन प्यार भी मिला, नफरत भी नहीं किए। एक अल्पसंख्यक समाज का आदमी नई पार्टी पैदा करने के बाद में पार्टी लड़ाता है, और एक भी वार्ड में मेरी जमानत जब्त नहीं हुई, और एक भी मेरे सदस्य की बुरी तरह हार नहीं हुई। भले मेजॉरिटी में नहीं आया, मैं चुन के आया, पहली बार चुना, दूसरी बार लीड बढ़ी, तीसरी बार और लीड बढ़ी, चौथी बार और लीड बढ़ी, मैं 4 बार चुनाव लड़ा। अरे वो लीड बढ़ते गई, मैं चुन के आया। लेकिन सरपंच बनने के लिए अंकगणित लगते हैं, जो मेंबर लगते वो गणित मेरे को नहीं मिले, वो सदस्य नहीं आए, तो मैं नहीं बन सका। तो वासुदेव बाबू जिन्होंने मेरी ठेका थे, वो मेरे पास में आए, 2 बार आए, फिर से हमको तेरे को सरपंच बनाना, तेरी जरूरत है गाँव को, अभी है वो मेरे पास में आए, मेरे को बोले फिर से तेरे को बनाना है, अब तुम्हारे आशीर्वाद से नहीं बनना है, जनता के आशीर्वाद से बनना था। जनता का आशीर्वाद नहीं मिला, मेरे को अपोजिशन नहीं मिला। तो कहने का मतलब मेरा है कि जनता सरपंच के भी कार्य मेरा कैसा रहा वो भी देखे, और अपोजिशन में भी कैसा आदमी अपोजिशन में विरोध करता है ये भी लोगों ने मेरे को देखे, दोनों रूप में मेरे को देखे। मैं एक परिपक्व राजकारण में अपने आप को समझता हूँ, वो इसलिए कि मैं 84 में जिंदगी का पहला चुनाव लड़ा, तो गांव में 2 ही पार्टी नारा था, सब हार गए तो हरकत नहीं, हमारे पार्टी का नारा था। गांव में पुराने लोग यहाँ बहुत से लोग बैठे, सब हार गए तो हरकत नहीं, जगदीश आने को होना। और अपोजिशन वाले बोलते थे सब आ गए तो हरकत नहीं, जगदीश नहीं आने को होना। तो कहने का मतलब वही मेरी पहचान लोगों ने अपोजिशन वाला नहीं करा दी, और मेरे को कार्यकाल मिला तो दिखा भी, चलो वो बात को अध्याय खत्म करो। लेकिन एक सामाजिक क्षेत्र में और इसमें काम करना है। सत्यपुर जी ने पूरा इतिहास बताया, हमारे परिवार के पार्ट टाइम राजकारण में रहे, लोगों के आग्रह से, लोगों ने हमको आग्रह करना कि तुम्हारी जरूरत है, आओ आओ रहो,
तो एक पार्ट टाइम राजनीतिक मेरे पिताजी ने मेरे भाई ने की है, मैं फुल टाइम राजकारणी था करके मेरा विरोध किया। लोहिया परिवार सब अच्छे, सिर्फ जगदीश को छोड़ के। जब स्कूल ये चला रहा हूँ, जिले में नामवंत स्कूल है, 305 हाई स्कूल में 5 स्कूल में स्कूल का नाम बताया। और मुझे गर्व है बताने में कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, वो चारों स्तंभ मेरे विद्यालय में आकर गए। कौन कौन से? और चारों स्तंभ के आचार्य से कोई बड़ी पदवी नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा कोई व्यक्तित्व होगा तो वो है आचार्य। पहले शिक्षक, फिर प्राध्यापक, हेडमास्टर, उसके बाद में आचार्य। आचार्य से बढ़कर कोई पद है क्या? भाई आप इसी की पीएचडी प्राप्त किया, हो सकता है मैं गलत होऊंगा। तो आचार्य, एजुकेशन के भी आचार्य आकर गए, वारायर सर, भोयर सर जो मेरे को पढ़ाए, पीएचडी किए लोग आके गए, आईपीएस आईएएस अधिकारी लोग आके गए, प्रशासकीय अधिकारी, नेता लोग में सेंट्रल मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, पालक मंत्री, अब उनके नाम नहीं लेकर तो समय पड़ेगा, ये सब आकर गए। और बाद में नेतागिरी, प्रशासकीय अधिकारी और दैनिक दुनिया के माने हुए पेपर नवभारत, दैनिक भास्कर, लोक देशोन्नति, लोकमत, चारों के डिस्ट्रिक्ट संपादक भी इस विद्यालय में आकर गए। और उन्होंने कहा क्या बोले, ये पहला विद्यालय हमको मंच मिला, नहीं तो हम मंच के सामने बैठकर बोलने वाले का लिखते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न है कि हमारा बोला हुआ कौन लिखेगा? ये उन्होंने अपने भाषण में बोले। इस पर से आप कल्पना करो कि ये विद्यालय का टोटल पारदर्शी काम है, शुरू से लेकर अभी तक। कई बार जांच हुई, डिपार्टमेंट को मेरा रिश्ता थोड़ी है। डिपार्टमेंट ने बोली मैं स्कूल बंद करने के कगार पर आ गया, तो डिपार्टमेंट का कहना निकला, लोहिया जी स्कूल बंद करें तो तुम सो नहीं सकोगे, तुम्हारा परिवार नहीं सो सकेगा, हमेशा चिंता में रहेगा, इसलिए स्कूल बंद मत करो, डिपार्टमेंट तुम्हारे साथ में है, लड़ो। एक शिक्षक की ये आवाज है, पीएचडी प्राप्त बागाय सर की। मैं तुमको शब्द देता हूँ, बोले कि हमारे शिक्षक सरस्वती के पीछे दौड़ रहे हो ना, तो लक्ष्मी के पीछे दौड़ रहे हैं, और तुम लक्ष्मी के पीछे दौड़ रहे हो तो दौड़ने को ना तुम सरस्वती के पीछे दौड़ रहे हो, तो निश्चित रूप से विजय तुम्हारा हाथ में। लड़ाई किया और अंत में उसमें विजय हुई। ये हार और विजय जाने दो, कभी भी लड़ाई कोर्ट के न्याय का जो फैसला होता है उसमें एक जन जीतता है एक जन हारता है, लेकिन उसमें खुशी नहीं होती। लेकिन हमने इस संघर्ष में से, मैंने वेदना के पाठशाला में जो कुछ भी सीखा उसके माध्यम से हमने ऐसा रास्ता निकाले और ऐसा रास्ता मिला। और सत्य में वो जयते, ये जो वृद्ध वाक्य है वो 100% हमारे विद्यालय में, हमारे संस्थान में फिट बैठता है। अगर से इसका तुम आप चिंतन करो, सब कुछ करो, तो आपको पता चलेगा कि सत्यमय जय उनते ये जो वृद्ध वाक्य कितना सही है। तो वो हकीकत में, जैसे हम महाभारत रामायण में देखते हैं, पांडवों ने श्री कृष्ण को मांगे और दुर्योधन ने पूरे सहस्त्र सेना बनी, पूरी शक्ति उसके साथ में थी, 5 पांडव जीते। ये हमारा इतिहास बताता है। तो अधिकतर सत्यमेव जयते जो ये वृद्ध वाक्य है उन्हीं से लिया हुआ है। हमने ये इतिहास पढ़ा है और वर्तमान में देखते भी है कि सत्य के साथ में ईश्वर रहता है। अब ईश्वर कौन है, कहाँ है, ये भी मैं बताऊंगा। अभी नहीं बताता, अभी समय हो गया, रात के समय में बताऊंगा। मैं आपको भगवान के दर्शन कराऊंगा, भगवान को कैसे पाते वो भी बताऊंगा। मैं पीएचडी प्राप्त कर लिया वेदना के पाठशाला में। जो धर्मगुरु नहीं बता सकते वो मेरे से तुमको सुनने के लिए रात को मिलेगा, और मैं आत्मविश्वास के साथ तो बताता हूँ कि आप सब लोग उसमें मानेंगे। राजकतंत्र तुकडोजी महाराज के शिष्य है सत्यपाल महाराज, महाराष्ट्र भूषण, उसका प्रवचन है, उनके बीच में सानिध्य में मैं अपने विचार रखूंगा, बताऊंगा ईश्वर कहाँ है। और हम ये वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इनकी व्याख्या भी मैं बताऊंगा। थोड़ा बहुत मैंने जो अभ्यास किया, जानकारी किया, मेरे को लगता है कि वो जानकारी पब्लिक में बताने लायक है, तो निश्चित रूप से मैं बताने की कोशिश करूंगा। और जो मेरा जन्मदिन में बताया, मेरी शादी की सालगिरह नहीं बनाया मैंने घर में, क्योंकि जो लोगों के आरोप प्रत्यारोप मेरे जीवन पे लगे, उसके माध्यम से मेरे परिवार के लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया। मेरे भाई लोग कहते चिंतन कर, मैंने चिंतन किया और मैं चिंतन करके ही बोलता हूँ। जो भी मेरे को भाई लोगों से सीख मिली चिंतन करने की। एक भाई मेरे को बोले पटलेश्वर सावकी से मेरे स्कूटर पे बैठ के आए, तो सूरज पुरुषोत्तम जी लोहिया ने उनको बोले हमारे संपर्क के सचिव ने, क्या बात है, क्यों ऐसा करते हो? तो बोले कोई व्याख्या नहीं है, बोले जगदीश भैया को बदलो तो बाकी सब भाई चलते हैं। मेरे को पुरुषोत्तम भैया ने आकर बोला
और जब जगदीश को बदलने से सब पूरा बीमारी दूर होती है तो मैं स्वयं हटने के लिए तैयार हूँ। ऐसे कैसे बोला? तो फिर तूने मेरे को बोलना ही नहीं था, उसका उत्तर दे देना। तो ऐसा चलता है हमारा परिवार जो है। मेरे भाई है बहुत सीधे साधे है, गाँव में इसकी राजनीति से बहुत दूर है। मैं चलते आदमी के पैर गिन सकता हूँ, इतनी मेरे में क्षमता है। मैं चलते आदमी के पैर गिनता हूँ, पहचानता हूँ। मैं इतने साल की उम्र में 67 साल की उम्र है, मैंने भी चढ़ उतार बहुत कुछ देखा है, परखा है। उस अनुभव के आधार पर मैं बोलता हूँ। एक इंस्टीट्यूट मंदिर है जो आस्था के मंदिर है। हमारे माँ बाप की इच्छा थी, मेरे विभाग में हमने ब्रह्मपुरी का रिकॉर्ड तोड़ा, आमगांव का रिकॉर्ड तोड़ा, साकोली का रिकॉर्ड तोड़ा, लाखनी का रिकॉर्ड तोड़े। और जो शिक्षा महर्षि होकर गए हैं वो खुद बोले क्या लोहिया जी जगदीश तूने हमारा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या आज यहाँ पे मेरिट में बच्चे आ रहे हैं कन्नौज जैसे गाँव में। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा NIT IIT कॉलेज खड़गपुर में यहाँ का बच्चा जा रहा है। MBBS में 4 बच्चे जा रहे हैं, करोड़ों रुपए लगते हैं MBBS में। MBBS एडमिशन मिलता, गवर्नमेंट MBBS कॉलेज में बच्चे जा रहे हैं यहाँ से। और पिछले साल तो एम्स कॉलेज में। अब IIT NIT किसको समझता है, एम्स किसको समझता है? जो पढ़े लिखे लोग उनको समझता है। एम्स में हमारी बच्ची एडमिशन ले रही है, हमारे लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है। ये सादी बात नहीं है, इसका मूल्यमापन करो। और इतना ही नहीं तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में हर साल 35 से 40 बच्चे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाते हैं। ऐसे कई इंजीनियर हमारे विद्यालय से हो गए। तो कहने का मतलब, और पिछले बार सबसे बड़ा सोनगढ़ में IIT एजुकेशन खोला। आर्ट और कॉमर्स के दोनों बच्चे, आर्ट और साइंस के दोनों बच्चे IIT में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसी परमिशन प्रफुल्ल पटेल जी के नेतृत्व आशीर्वाद से, उनके मदद से मुझे मिली। और पहला ये IIT कॉलेज अपने सोनगढ़ में खुला। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, ग्रामीण विभाग में IIT का मतलब ही नहीं समझते। अब बाकी मतलब नहीं समझते लेकिन हमारे यहाँ का एक टीचर है, उसके भी बच्चे ने वहाँ एडमिशन लिया था। मैं उसका नाम नहीं लेता, उसने भी IIT नहीं लिया साइंस में एडमिशन लेने के बाद। तो जब शिक्षकों को IIT नहीं समझता तो बाकी लोगों को उसका महत्व क्या समझेगा? ये सोचने वाली बात है। जब मैंने शिक्षक को बोला है कैसा तुम्हारे जैसे लगे IIT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्तमान में तांत्रिक और साइंस का युग है और तुम ये सब्जेक्ट नहीं लो रहे, शहर के अंदर वहाँ एडमिशन नहीं था, फुल हो जाती है। वो सब हो गया। तो कहने का मतलब कि आज भी ग्रामीण विभाग में 35-40 बच्चे एडमिशन लेते हैं। 80 बच्चे साइंस में एडमिशन लिए, IIT में 35-30 बच्चे पैसे लगते इसलिए। तो कहने का मतलब यह है कि ग्रामीण विभाग में आज भी जिस 82 में से 30-35 बच्चे IIT का एजुकेशन लेते हैं, उस पर परसेंटेज निकाल डालो कि एजुकेशन का महत्व कितने लोग समझते हैं। मैंने कानून एजुकेशन खोला, एक अच्छे से अच्छा गोंदिया भंडारा जैसा एजुकेशन दूंगा। इस टाइप से मैंने बिल्डिंग बनाया, लोकेशन वैसा तैयार किया, मैडम अच्छी रखा। फिर भी यहाँ पे फीस के नाम से एजुकेशन होना लेकिन पैसा नहीं होना। अब वो एजुकेशन कॉन्वेंट एजुकेशन बोले तो टोटल पैसे का है, वहाँ फीस देकर पढ़ाया जाता है। शासन से सिंगल पैसा भी नहीं मिलता। आपको ये भी बता दूं कि जो वर्तमान में हम अनुदानित स्कूल चलाते हैं, ये भी स्कूल को संस्था को चलाने के लिए 50 रुपए भी शासन से नहीं मिलते। ये सब चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर में जो संस्था रजिस्टर्ड होती है कि हम शासन से एक भी पैसा नहीं लेंगे और स्कूल चलाएंगे बिना विरोध तत्व के ऊपर। अनुदान पे आने के बाद में सैलरी मिलती है कर्मचारियों की, और उनके सैलरी पे स्कूल चलाने के लिए जो ये लगती है स्टेशनरी वगैरह के लिए, तो उनका सैलरी के ऊपर पैसा मिलता है, संस्था को नहीं मिलता। अगर से ये मेरे को मालूम रहता, संस्था ईमानदारी के रास्ते से पैसा खर्च करके संस्था चलाती है और शिक्षक चोरी के रास्ते से पैसा लेकर नंबर 1 के रास्ते से इनको पैसा मिलता है। ऐसी स्कूल ओपन करते वक्त ये देखो, मानव चोर और चोर साहब एजुकेशन संस्था चलाना, यानी शिक्षक चोरी के रास्ते से पैसा देता है और नौकरी प्राप्त करता है, और संस्था ईमानदारी के रास्ते से पैसा संस्था चलाती है, उसको ईमानदारी के रास्ते से 50 रुपए भी नहीं मिलते, दोनों में पैसे मिलते हैं करके तो संस्था खड़ी है। मैं ये नहीं कहता कि पैसे नहीं मिलते करके, चोरी के रास्ते से मिलते हैं। मेरे को नहीं, जितनी भी दुनिया में संस्था है मैं खुला रूप से बोलता हूँ, बाकी लोग नहीं बोलते, लेकिन हकीकत में संस्था चलाने के लिए शासन से 50 रुपए भी नहीं मिलते। उसी एक्ट के अंदर में जो संस्था रजिस्टर्ड है उसको परमिशन मिलती है। तो आप कल्पना करो कि हमने संस्था खोला, जब मैंने 2 साल चिकनी बाड़े में स्कूल थी, हमको 2 साल का एग्रीमेंट था। उसके बाद में वो बड़ा बाबू गए, बोले चलो खाली करो, मालिक का आदेश आया, मुझे स्कूल मिल गई थी। तो परिवार पैसा नहीं था, परिवार के आर्थिक मदद से ही इतना बड़ा विश्वास 8,500
फुट का बांधकाम किया और तीसरे साल की पहली 10वीं की बैच हमारे खुद के यहाँ से इमारत से निकली। अरे जब गारंटी स्कूल नहीं तो इतनी बड़ी इमारत बना तो बापू साहब दाखिल कराए, गठबंधन जी के यहाँ मेरे को बुलाए तो लोहिया ये गारंटी स्कूल आ गई क्या? नहीं। तो फिर इतनी बड़ी इमारत कैसी? तो मेरा परिवार का पैसा, यहाँ गाँव में कोई इमारत मिल नहीं रही, कैसा करना है? तो मेरे को पूछे और फिर मेरे को सलाह दी है कि जब तुम्हारा पैसा लग रहा है तो संस्था के नाम से मत दिखाओ, तुम खुद अपने नाम से इमारत रखो और रेंटेड दिखाओ, क्योंकि हमने संस्था के नाम से रखे, जब जितना पैसा लगा मिला उसके बाद में बंद हो गया। तो आज बापू साहब दाखिल करनी है, लेकिन उनका दिया हुआ आशीर्वाद आज भी संस्था के हितधारक रहा और आज भी ये संस्था की खुद की इमारत नहीं है, रेंटेड इमारत है, हमारे परिवार के लोगों ने बांध के दी है। जैसे जैसे बच्चे की संख्या बढ़ी वैसा वैसा काम बढ़ा और परिवार के ताकत से ही मैंने इतना बड़ा महल खड़ा किया और ये चला रहा हूँ। सिर्फ मैं नेतृत्व करता हूँ, लेकिन आर्थिक मदद मेरे परिवार की मिली, मित्रों लोगों का पूरा साथ मिला। पिछले बार एक ऐसी घटना हुई थी 16 के अंदर में, बाहर गाँव के थे, सावनी का सरपंच वो गांव में आए मदद मांगने के लिए, लेकिन लोगों ने उत्तर दिए, सदाशिव उत्तर ने भी उत्तर दिए कि ऐसी हरकत हुई थी, आप उनको मदद नहीं देते। सिंगल आदमी भी उनको मदद के लिए समझौता नहीं मिला, तो मेरी और हिम्मत बढ़ी और मैं सामना किया। सत्य में हो जाता है, 4-4.5 साल के बाद में फैसला हुआ, हम बाकायदा उसमें निर्दोष साबित हुए, तो उसमें जेल भी हो सकती थी। तो ऐसे कठिन परिस्थिति से हमें विद्यालय को निकाले, लेकिन विद्यालय पे कुछ भी हो, लेकिन इस एजुकेशन के क्षेत्र में पालक लोगों ने हमारे संस्था पे और हमारे नेतृत्व पे विश्वास किया और आज भी हम उस हिसाब से पूरे प्रामाणिकता से बच्चों का जीवन बना रहे हैं। एजुकेशन संस्था खोलने के पीछे हमारा प्रमुख उद्देश्य था कि गाँव के लोगों के हमारे संस्था के माध्यम से गाँव और परिसर के लोगों को एक अच्छा एजुकेशन मिले और गाँव की उन्नति हो, गांव के लोगों की उन्नति हो, गांव का विकास हो। ये दृष्टिकोण रखते हुए हमारे विद्यालय की, मैं पद पे रहूंगा, आपने देखा होगा, आपके सामने मेरे प्रफुल्ल भाई जी का फोन आया जन्मदिन के बधाई का, आपने देखे नाना पटोले का भी फोन आया। नाना पटोले को फोन नहीं जानता, प्रफुल्ल भाई को फोन नहीं जानता और मैं कोई पद पर नहीं हूँ, फिर भी प्रफुल्ल भाई पिछले साल भी फोन किया, अभी भी किए, मेरे को जन्मदिन की बधाई दी और नाना भाव ने भी दिया है ना। कहने का मतलब दूसरे सभी भाई बैठे हैं, कमललाल जी पुरोहित जिसके एग्जीक्यूटिव बॉडी के सदस्य मेरे भाई सुरेश कुमार जी और मैं सभासद साधारण, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी में एक नहीं दो पंजाब और चंडीगढ़ के राज्यपाल है। मैं सभी भाई को एक बार ले गया, वो हमारे चेयरमैन है, हम मुख्यमंत्री और राज्यपाल के साथ में फोटो खिंचाए, सभी भाई ने बैठे। तो ऐसे लोगों से हमारा संबंध है, ऐसे लोगों से प्यार है, लेकिन हमको गर्मी नहीं है, हम जहाँ के वही है, हमको आज भी बड़े बड़े लोगों से संबंध है, तो अपना घमंड बताते ये नहीं है, हम आज भी अपने आप को जमीन पर ही पाते, हवा में नहीं उड़ते। हमारी छोटे आदमी बड़े आदमी रहते, इतने बड़े हमारे बच्चे बाहर भी नहीं होते, तो हमने कभी उसकी चिंता नहीं की है। हमको जब लगता है, मैंने आपको बताया और आपको बताऊंगा मैं, भगवान यीशु का जब उसको सूली पे लटका रहे थे तो भगवान यीशु बोल रहे, भगवान को इनको माफ करना, मेरे को जो सूली पे लटका रहे इनको माफ करना। क्यों? कि इनमें इनका दोष नहीं है, इनके माता पिता और गुरु का दोष है, अच्छी शिक्षा इनको आत्मा का बोध नहीं कराया। देखो कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे लोगों को जीवन से मैंने बहुत कुछ लिया, सीखा, संगठित हुआ, वाचाल तर वाचाल, वाचाल तर वाचाल, किसने कहा ये? वाचाल तर वाचाल किसकी आवाज है ये? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, जो जीरो से झोपड़ी में पैदा हुए, झोपड़ी में एजुकेशन भी अपमानित और जलील होकर उन्होंने प्राप्त किया और एजुकेशन प्राप्त करने के बाद में भी शान से बैरिस्टर वगैरह की डिग्री लेने के बाद में भी अपमानित और जलील होना पड़ा। ऐसे व्यक्ति को जब संविधान लिखने का मौका आया तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उनके नाम का रिकमेंड किया और सरदार वल्लभ भाई और नेहरू पटेल ने उनको अनुमोदन किया और उस समिति में 9 लोगों के समिति में 2 मारवाड़ी लोग हमारे समाज के आदमी थे। इस पर से अंदाजा लगा हमारे समाज के ऊपर जब उंगली उठती है, 2 कार्यकारिणी के सदस्य थे प्रारूप समिति में, 2 उद्योगपति। इस देश को डेवलपमेंट करना है तो जितना किसानों की जरूरत है उतना ही व्यापार और उद्योग की जरूरत है, तभी आदमी की नौकरियां दूर होंगी, किसान संपन्न देश होगा। ये दृष्टिकोण रखते हुए अब वो संस्था के संविधान के ऊपर में जब मौका आएगा विस्तार से मैं बताऊंगा, तिरंगे का, अशोक चक्र के भी बारे में बताऊंगा, समय नहीं है। लेकिन मैंने जो भी कुछ सीखा है और आज भी इतना बड़े पैमाने पर, पिछले साल से मैंने अपने घर में कभी जन्मदिन नहीं मनाया, अपने घर के लोगों को ये बताया कि मैं जन्मदिन मना रहा एक व्यक्ति नहीं हूँ। मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूँ मेरा पूरा जीवन एक परिवार के लिए लोगों को समर्पित है और लोगों की तरफ से मेरे को अपमान के जलील किया जाता है तो मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाता। लेकिन पिछले साल से मेरे कर्मचारी लोगों ने आग्रह किए, बोले
तो मैंने उनको सहमति दिया। कोरोना के काल में उन्होंने जन्मदिन बनाया और इस साल का जन्मदिन तो आप देख ही रहे हैं। तो उससे सामाजिक क्षेत्र में जो काम करता है आदमी, वो पैसे का धन दौलत का ऊपर ये नहीं रहता, उसका धन दौलत से कोई मतलब नहीं, उसका नशा रहता है मुझे प्यार और प्रेम मिले, मेरे काम की पावती मिले, मेरे काम की प्रशंसा हो। आपके प्रेम का भूखा है, प्यार का भूखा है, उसको और कुछ नहीं होना। जीवन जीने के लिए तो होना ही धन दौलत, वो बिना मांगे मिलती है। भगवान को कहाँ चढ़ाया जाता है, इतनी संस्था कहाँ से बढ़ती है। अच्छा काम रहा है तो देने वाले संस्था को बराबर मिलते हैं, आपको उस संस्था को मिलता है, ऊपर बराबर व्यवस्था करता है। वैसे ही व्यवस्था, मेरे पास भी पैसा नहीं था, संस्था के पास में एक भी पैसा नहीं था, तो भी इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, किसी के भी माध्यम से हुआ। लेकिन हुआ कि नहीं हुआ? अच्छे काम में सद्बुद्धि भगवान देता है, अच्छे विचार देता है, अच्छी सोच देता है, मदद करने वाले को सोच देता है, चाहे भाई रहे या परिवार है, कोई भी रहे। आज के परिवार में कहाँ ऐसा सब नौबत होती है, और उस वक्त परिवार की पूरी ताकत है, परिवार का पैसा एक में जाता था, किसी ने विरोध नहीं किया, हमारे माता पिता भी था, बन जाए। अब फिकर अलग अलग हो गए, अब थोड़ी मदद करेंगे, अब तो अपने को देखना है, करके बराबर है। अब अपने को अपना देखना है, अब अपना परिवार संभालना है। तो अभी मेरे को भी अपना परिवार, संस्था एक परिवार होता है, संस्था एक परिवार होता है, और परिवार संस्था एक माँ होती है, वो माँ सबको पालती है। काम करने वाले माँ को नहीं पालते, पैदा करने वाले माँ को बेटा होता है क्या माँ उनको पालती है, उसकी परवरिश माँ करती है। तो ये माँ उसको परिवार अच्छे शासकीय नौकरी करो, कोई भी संस्था में काम करो, संस्था माँ होती है, वो सबको पालती है, उसके उपकार नहीं भूलना चाहिए। डिग्री एक मान्यता है, डिग्री एक निमित्त है। अगर से डिग्री से पैसा मिलता तो बहुत से डिग्री वाले आज भी खाली है, किसी को 5,000, किसी को 6,000, किसी को 7,000 मिलते हैं। वो डिग्री की जब कीमत होती है, अनुदानित संस्था में है या नौकरी बेसिस भी है, तो कहने का मतलब अनुदानित और बिना अनुदानित संस्था में शासन से सैलरी, उसके हिसाब से सैलरी मिलती है, बिना अनुदानित में वैसी मिलती है। तो ये सब देर सवेरे क्यों ना ख्याल में, हमारे सबके ख्याल में आई, हमारे संस्था के कर्मचारियों को ख्याल में आ गई। तो बीच में तो ऐसी आपत्ति आई थी कि इस संस्था की कीमत लगाई गई, परिवार जब अलग हुए तो इस संस्था की कीमत लगाई गई 4.5 करोड़, जबकि ये पब्लिक ट्रस्ट के अंतर्गत आता है। ये परिवार के लोगों को, और आपको भी बताता हूँ, तुम भी मित्र परिवार हो, पब्लिक ट्रस्ट के अंतर्गत ये प्रॉपर्टी आती है, तो वो मेरे जिम्मे लगाई गई 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी। तो मैं बोला ठीक है, मंजूर है मेरे को, आप रख लो। तो नहीं बोले, जिसका काम वही रखेगा, आपको ही रखना है। मैं आज भी जाहिर से बोलता हूँ कि भैया जी मेरे को राजनीति में इंटरेस्ट था, मैंने छोड़ दिया, आपको इंटरेस्ट है, आपके बच्चों को भी इंटरेस्ट है, मैं संस्था देने के लिए तैयार हूँ, समझे कि नहीं, आप चलाओ। और नहीं माने तो आखिरकार फिर मैंने बेटे को समझौता किया अपने लाइफ से, शिक्षकों के सामने अपनी बात रखा, मीटिंग में खुली किताब की तरह है। मैंने एक अपनी भावना से उनको अवगत कराया, लिखित रूप से, उनके तरफ से लिखित रूप से आया। मैंने अपने मित्र लोगों को यहाँ बैठे थे, सबको पढ़ने के लिए दिया, जिसको समझता है तो सबने पढ़े, मूल्यमापन किए। जब अपने बेटों को बताया पंकज को क्या पढ़, उसने सब पढ़ा, तब उसकी मानसिकता सोच बदली। नहीं तो मेरे बच्चे की भी सोच मेरे बारे में गलत थी। जब उसने पढ़ा समझा, तब उसने फिर जवाबदारी स्वीकारा, और जवाबदारी स्वीकारा मैं देख रहा हूँ कि मेरे ऑप्शन में उसने जुडिशियल सेक्टर का सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेस में भी और प्राइवेट संस्था में नहीं होता, ऐसा जुडिशियल सेक्टर का प्रोग्राम मेरे ऑप्शन में करके दिखाया, सक्सेसफुल। उसमें हाईकोर्ट के जस्टिस, डिस्ट्रिक्ट जज और 35 जज आके गए, सफलतापूर्वक कार्यक्रम किया। मेरे 35 साल के जीवन में मैंने इतनी सेवा दिया, मेरे को प्रमाण पत्र नहीं मिला, लेकिन मेरे ऑप्शन में मेरे बेटे ने और मेरे सुरेश भैया ने वो प्रमाण पत्र स्वीकारा। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। तो जुडिशियल सेक्टर, हाईकोर्ट के जस्टिस, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अगर से जुडिशियल सेक्टर होगा, सबसे पावरफुल होगा सरकार से भी, तो वो है हाईकोर्ट। वो भी विद्यालय में आकर गए। तो ऐसे चारों स्तंभ का आशीर्वाद हमें मिला, मेरे बच्चों को मिला, मेरे शिक्षकों को मिला। यही हमारे सेवा की सबसे बड़ी ताकत है, और हमें गर्व है कि उस ताकत और उनके आशीर्वाद से हमारा विद्यालय वार्ताल कर रहा है। आप सभी लोगों को, मेरी मिसेस बार-बार मेरे को घड़ी की तरफ इशारे करती है, तो अभी उनके तरफ में, मिसेस के तरफ में बाकी मैडम लोग बताती होंगी, मैडम फिक्र मत करो, मेरे बोलने पे कमान है, मेरे साथ सम्मान किए, आप लोगों की बच्चों की दुआ है, और आज से आप लोगों की भी दुआ है, तो निश्चित रूप से जगदीश भटकेगा नहीं। और मैं प्रण करके बताता हूँ कि मेरे को कोई राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, मैंने राजनीति छोड़ दिया, नहीं छोड़ दिया। हकीकत ऐसा लोगों को शंका हुई कि अभी कार्यक्रम है, वार्ड दिवस है, बहुत बड़े पोस्टर लगे, तुम अनपढ़ भी मेरे को बना दो, अब मैं कभी राजनीति में और सरपंच नहीं बनूंगा। दोबारा है मेरे पास, मैं कभी नहीं बनूंगा। बिना पद पर रहकर मेरे को इतना प्यार मिलता मेरे नेता लोगों का,
समझेगी बनवारीलाल जी बीजेपी का उनका प्यार मिलता है, नाना बाबू का प्यार मिलता है, प्रफुल्ल भाई का प्यार, मेरे को और क्या होना। अरे इस क्षेत्र में मैंने 35 साल से अपना जीवन बिताया। मेरी मंशा थी कि हर क्षेत्र में मेरे यहाँ के बच्चे एमपीएससी और यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण हो। एमपीएससी में उत्तीर्ण होकर हटकर वकील बन गया, लेकिन यूपीएससी में नहीं हुए। तो यूपीएससी में मेरे मित्र का लड़का अशोक भंडारी का लड़का आईएएस बना। मैंने उसको फोन किया कि तेरे को आना है, और ये तेरा शुभम लड़का मेरे लिए आईएएस रहेगा क्या? तो नहीं बोले, अपने लिए काय के लिए आईएएस बोले, अपने लिए तो शुभम रहेगा बोले। ये मित्रता है, अपने लिए तो वो आईएएस अधिकारी, अपने लिए शुभम ही रहेगा बोले। इतनी बड़ी बात उसके पिताजी ने मेरे को बोला, और वो मेरे निमंत्रण पर आए, मैंने उसका सम्मान किया। मेरे को भी गर्व महसूस हुआ कि मेरे स्कूल का विद्यार्थी नहीं हुआ, लेकिन मेरे गांव का मेरे मित्र का लड़का तो आईएएस हुआ। और मैं ये सपना देख रहा हूँ भविष्य के अंदर में कि मेरे विद्यालय से भी लड़के आईएएस बने। ये मेरे को मान मिला मेरे मित्र के माध्यम से। और दूसरी बात, लोकतंत्र का जब प्रशासन पूरा देश का चलता है राष्ट्रपति भवन से, वो भी छात्राओं के माध्यम से, चाहे मेरे स्कूल का छात्र नहीं होगा। मेरी भांजी की लड़की है छत्तीसगढ़ राज्य में एनआईटी कॉलेज से प्रथम आई, जो राष्ट्रपति अवार्डेड है। ऐसी लड़की को राष्ट्रपति भवन में, जो एनआईटी आईआईटी कॉलेज में राज्य में प्रथम आए, ऐसे बच्चों को प्रणब मुखर्जी साहब ने राष्ट्रपति भवन 12 दिन के लिए बुलाए थे। उसमें मेरी भांजी की लड़की भी थी पूजा, वो गई थी। जब 12वीं समारोह के दिन 17 बच्चे थे, उसमें मेरी भांजी ने बोली राष्ट्रपति भवन से बात की कि मैं अपने पेरेंट्स को बुलाओ क्या बेटा? तो बुला ले बेटा बोले। और उसने तुरंत अपनी मम्मी पापा को फोन की कि तुम नाना जी को लेके आओ। और उनके मम्मी पापा बिलासपुर से टिकट निकाल के मेरे को राष्ट्रपति भवन दिखाए। मेरा जैसा एक छोटा सा खेड़े का आदमी राष्ट्रपति भवन में 11 घंटे गुजारा, वहां पे ब्रेकफास्ट लंच लिया। ये मेरे लिए गौरव की बात है। मेरे जो क्षेत्र में काम करता हूँ, ये मेरे को पावती मिल नहीं, और इससे बढ़ के पावती मिलना। तो आज मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन का कोई पत्र मिले न मिले, मेरे को पति कोई आशा नहीं है, लेकिन जो प्यार आज आपका मिला, जो प्यार मुझे आज आपका मिला, निश्चित रूप से ये प्यार मेरे लिए प्रेरणादायी और हिम्मत और ताकत देगा। और भविष्य के अंदर में मेरे से जो भी अच्छे से अच्छा काम होगा वो मैं करने की कोशिश करूंगा। अगले वर्ष हमारे संस्था का चुनाव है 2023 में। मैं नहीं चाहता कि आज तक के संस्था रजिस्टर्ड हुई तब से आज तक कार्यकारिणी में हमारे कभी डिस्प्यूट नहीं रहा। पूरे सदस्य सम्मान के साथ हमने ये वार्ताल की है। तो एक साल के मैं अपने भाई लोगों को निकालूं, उनका भी कहना है कि मेरे को निकाल दो, लेकिन निकालने की आवश्यकता नहीं। स्थिति में जब चुनाव होगा तो मैं खुद भी अध्यक्ष नहीं रहूंगा, मैं पंकज को अध्यक्ष बनाऊंगा और बाकी लोग सदस्य रहेंगे। लेकिन मैं अपने अध्यक्ष मुक्त से भी मुक्त होना चाहता हूँ कि मैं अपने रहते हुए अपने पर्चे को जवाबदारी सौंप दूं और मैं उनको मार्गदर्शन के रूप में काम करूं। अब मेरी इच्छा कोई भी पद पे काम करने की नहीं रही। आप सब लोग शांतता पूर्वक रुके, 2 शब्द सुने, फिर से आप लोगों का मेरे जन्मदिन के उपस्थित रहकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आपने शुभ आशीर्वाद दिया, दुआएं दी। आप सब लोगों का प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।